तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस। इसमें हम बहुत सारे चीज़ें कवर करेंगे। ये फिर आप एक तरह से समझ सकते हो ये एक पीवाईक्यू है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। अभी हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और उनकी जो आंसर्स है वो डिटेल में जानने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जो अभी सितंबर में जो स्टार्ट होने वाली है सीएचएसएल की एग्ज़ाम, उसमें जीके जीएस की आपकी प्रैक्टिस है वो और भी बेहतर हो सके, ठीक है। ये है हमारे स्लाइड का पहला क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो लोकसभा में जो हम बिल पारित करते हैं या विधेयक जो पारित करते हैं, उसको पारित करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कुल सदस्यता का बहुमत और 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। दूसरा है सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। और तीसरा है लोकसभा सदस्यों का साधारण बहुमत तथा 2/3 राज्यसभा सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। और चौथा ऑप्शन है सभी संसद सदस्यों का सर्वसम्मति से मत। तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसका नॉर्मल भाषा में, कि जो लोकसभा है उसमें यदि कोई कानून या विधेयक पारित करना होता है तो उसमें जो है मान लेते हैं कि लोकसभा में 500 सीट्स हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ें हैं हमको बहुमत हासिल करना होगा। तो जैसे 500 सीट है तो बहुमत हासिल करने के लिए 500 का आधा होगा 250, 250 में प्लस एक करेंगे तो वो मेजॉरिटी कहलाएगी, यानी बहुमत कहलाएगा, ठीक है। तो हमको 251 सीट्स चाहिए बहुमत प्राप्त करने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो उपस्थित लोग हैं लोकसभा में उपस्थित जो लोग हैं उसका 2/3 सदस्य जो है वो इस जो विधेयक के मतलब पक्ष में होना चाहिए या फिर वोट में यस करना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि सदस्य लोकसभा सदस्य 500 है, उसमें से 300 लोग उपस्थित हैं, तो 300 का 2/3 भाग कितना होगा 200 सीट्स। तो 200 जो वोट होंगे वो किसके पक्ष में होने चाहिए विधेयक के पक्ष में, तब जाके ये चीज़ पारित होगी। ये दोनों दोनों कंडीशंस में अगर एक एक भी सेटिस्फाई अगर नहीं होती है तो ये विधेयक जो है वो पारित नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बीन को बाईपास करते हुए एमएस वर्ड सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देगी। मतलब ये बोल रहा है कि जो कौन सा हम कमांड दें कि जो हमारा रिसाइकल बीन होता है उसमें चीज़ें जाए ना बाईपास करते हुए डायरेक्ट ही वो एमएस वर्ड की जो सिस्टम फाइल थी वो वहीं से डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है हमारा ऑप्शन होता है वो है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाना, ठीक है। इससे जो है एमएस वर्ड रिसाइकल बीन से जो बाईपास करते हुए एमएस वर्ड से सिस्टम में फाइल डिलीट हो जाती है, ठीक है। फाइल को रिसाइकल बीन तक खींच कर ले जाना, ये भी चीज़ जो है रिसाइकल बीन तक ही खींच के ले जाना ऑप्शन ए में, ये चीज़ रिसाइकल बीन में डालेगी फाइल को, ना कि डिलीट करेगी, ठीक है। रिसाइकल बीन में डालेगी। डिलीट की दबाने से भी रिसाइकल बीन में जाएगा, डिलीट विकल्प चुनना भी एक ऐसा ही ऑप्शन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का एक ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो जो बेला त्रिवेदी हैं उन्होंने किस ऐतिहासिक निर्णय के लिए वो फेमस हुई थी या फिर किस जाना जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फैसला सुनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो स्किन टू स्किन टच है, मतलब ये जो POCSO जो एक्ट दिख रहा है आपको, इसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ जो स्किन टू स्किन टच है उसको POCSO एक्ट के अंतर्गत एक अपराध माना जाता है। बट जो
टच हम अगर कपड़े के ऊपर से करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा फैसला दिया था किसने? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो ये जो फैसला था, ये गया सुप्रीम कोर्ट, और उसमें इसका एक उल्ट मतलब बेला त्रिवेदी जो थी, इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि इसमें इरादा देखा जाएगा, इरादा गलत है या सही है, ना कि ये देखा जाएगा कि उन्हें कपड़े के ऊपर से टच किया या बिना कपड़ों के ऊपर से टच किया। ठीक है? तो बिना कपड़ों के टच करना या कपड़ों के साथ टच करना, ये भी दोनों चीज़ है, अपराध की श्रेणी में आती है। ठीक है? तो ये जो ऑप्शन बी है इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीओसीएसओ एक्ट का फैसला पर फैसला इन्होंने दिया था। ठीक है? बेला त्रिवेदी में मैंने जो आपको बताया, ये पीओसी यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत है। ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? ध्यान रखना। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? ठीक है? तो ये जो नारायण गुरु जी थे, ये जो थे वो थे हमारे केरल से। ठीक है? केरल से थे। इन्होंने वहाँ पे क्या होता था, जो नीची जाति वाले लोग थे, या फिर कहा जाए थोड़े कम वर्ग के जो लोग थे, इस स्तर के जो लोग थे, उन पर अत्याचार होते थे, भेदभाव होते थे, तो उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था। और उसमें इनकी जो भावनाएं थी वो ये थी कि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, तो इनमें जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, उन्हें ऊंचा या नीचा ना समझा जाए, सबके साथ प्यार से रहा जाए। ठीक है? तो ये जो थे नारायण गुरु, केरल के रहने वाले थे। ठीक है? उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? तो ये जो भाबर क्षेत्र है, ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले ये देख लीजिए, इसका जो आंसर है भाबर क्षेत्र या भाबर रीजन जो है, हिमालय के गिरिपाद के आसपास है। ठीक है? अब ये क्या चीज़ है, ये आपको बताता हूँ मैं। तो बेसिकली क्या होता है, हिमालय से जब नदियाँ नीचे की ओर बहती है, हिमालय से जब नदियाँ नीचे की ओर बहती है, तो अपने साथ क्या लाती है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर बजरी ये चट्टानें ये सब बहा के लाती है, और एक जगह पे दम करती है। वो जगह कौन सी होती है? तो वो जो जगह होती है, वो होती है गिरिपद। गिरिपद मतलब जो हिमालय है, कोई भी पहाड़ी है, पहाड़ी का जो पैर वाला, मतलब अगर मान लीजिए वो पहाड़ी कोई इंसान है, तो उसका जो पैर वाला हिस्सा होगा, यानी जो उसका निचला हिस्सा होगा, वो कहलाता है गिरिपद। ठीक है? वहाँ पे जो नदियों द्वारा लाया गया जो भी चट्टान कंकड़ पत्थर बजरी जो चीज़ें हैं, वो एक साथ जमा हो जाती है, और वो जो क्षेत्र बनता है उसे कहते हैं हम भाबर। ठीक है? तो भाबर क्षेत्र बनता है कहाँ? गिरिपाद के आसपास, हिमालय के या फिर किसी भी पहाड़ी के आसपास। तो हिमालय के गिरिपाद के आसपास भाबर क्षेत्र बनता है। तो ये जो क्षेत्र होता है, इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े चट्टान आपस में एक जगह पे जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि जो नदियाँ हैं, इनके नीचे से बहना स्टार्ट हो जाती है, इनके नीचे से बहती है, तो नदियाँ ऊपर से दिखाई नहीं देती है। ठीक है? ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया? ठीक है? 13 और 14 मार्च को कौन सा त्यौहार मनाया गया? इसका आंसर जो होगा वो होगा होली। इसका आंसर जो होगा वो होगा होली। 13 तारीख को होली का दहन हुआ, 14 तारीख को होली मनाई गई, रंगों से खेली गई। ऊद उल फितर जो होता है, ऊद उल फितर, सॉरी सॉरी, ईद उल फितर जो होता है, वो जो होता है हमारा रोज़ा जो होता है। ठीक है? रोज़ा जब ख़त्म होता है, तो उसकी खुशी में ये ईद उल फितर मनाया जाता है। ये 31 मार्च की तरफ मनाया गया था। ठीक है? उसके बाद है रक्षाबंधन, आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन कब मनाया जाए, ये क्या कौन सा त्यौहार है, सॉरी, रक्षाबंधन जो है कौन सा त्यौहार है, ये सभी जानते हो आप। ये 2025 में 9 अगस्त को मनाया गया, और दिवाली जो थी, दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई गई। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना ज़रूरी है।
ये जो है एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। रेलवे का जो एनटीपीसी यूजी लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो था ये, इसमें पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने एसएससी सीएचएसएल में या फिर सीजीएल, कुछ कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भौगोलिक दृष्टि से भूटान चार क्षेत्रों से विभाजित है, चार क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा उन क्षेत्रों का नाम नहीं है? तो भूटान जो है वो चार क्षेत्र उसके कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ये तीन हो गया। और चौथा जो है वो होता है मध्य क्षेत्र। तो चौथा जो है मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र यहाँ नहीं है। यहाँ पूछा गया है क्षेत्रों का नाम नहीं है, तो ये जो है उत्तरी क्षेत्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र बेसिकली क्या है, ये जो है बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों वाला एरिया है जहाँ पर लोग वोग नहीं रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसलिए उत्तरी क्षेत्र को इसके जो चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो उत्तरी क्षेत्र को अलग रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 21 मई 2025 को डीजीएचएस को किन दो प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया? डीजीएसएच क्या है? तो डायरेक्टिव जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, डायरेक्टिव जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो इसके अंतर्गत क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन में क्या होता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें लैब, उनमें मशीनरी जो हमारी मेडिकल क्षेत्र में यूज़ होती है, जो मशीन यूज़ होती है जैसे सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें जो भी मशीनें यूज़ होती है और इंस्ट्रूमेंट मतलब उनके जो कहना चाहिए औजार जो यूज़ करते हैं वो ब्लेड्स, सर्जिकल ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामान उनको प्रोवाइड करवाता है कौन? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, आपने देखा होगा शहर और गाँवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो वो जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जिनमें छोटी छोटी चीज़ों के जो है मुफ्त इलाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? तो ये बोल रहा है कि किस क्षेत्र में पृथ्वी के किस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी जाती है। ठीक है, सीधी अ, पड़ती है। तो ये जो होगा ये होगा भूमध्य के रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंध क्षेत्र जो होता है यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है सीधी जाती है साल भर, यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो हमारा जो मकर रेखा है, जो कर्क रेखा है, उसके जो बीच में आने वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। ठीक है, और अपन शीत कटिबंध क्षेत्र की बात करें तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, वो है हमारा शीर्ष में, वहाँ जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है और जिसकी वजह से तापमान बहुत कम होता है वहाँ पे। ये ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो दोनों सेम है। उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय। ये जो है उष्ण कटिबंध और कटिबंध क्षेत्र के बीच वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा ठंड होगी। ये जो हमारा भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जो है वो एरिया जो है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी एरिया जो है वो कहलाएगा उष्ण कटिबंध। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। वो है सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? तो इसका एक मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। ये चीज़ जो होती है ग्रॉस एनरोलमेंट और रेशो जो होता है वो किस आधार पर कि
स्कूल स्तर, कॉलेज स्तर पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताया जाता है इसमें। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में 6 साल से 11 साल के बच्चों की संख्या जो है, जो कि स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं, उनकी संख्या जो है 100 है, ठीक है। बट जब एडमिशन स्कूल में हुआ सब, तो स्टूडेंट की संख्या टोटल कितनी निकल के आ गई, 105 निकल के आ गई। अब इसमें जो 5 एक्स्ट्रा हुए वो कौन लोग हुए, वो लोग होते हैं 6 साल से कम उम्र के बच्चे, या फिर 11 साल से अधिक उम्र के बच्चे, जो 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो जो 5 की जो बढ़ोतरी हुई, 5% की बढ़ोतरी, वो उसी चीज़ की जो है उदाहरण है कि कभी कभी 100% से अधिक हो सकते हैं। क्या? GER, ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। तो ये किस वजह से हुआ मैंने बता दिया आपको, तो उसके लिए देख लेते हैं। आधारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण, देख, ठीक है। आधारिक आयु कितनी थी, 6 वर्ष से 11 वर्ष, बट उसमें बाहर के जो आयु के बाहर के जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी थे, उन्होंने नामांकन कराया, इस वजह से क्या हुआ, 100% से अधिक का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका का नियंत्रण किसके पास होता है, ठीक है। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका का नियंत्रण किसके पास होता है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या फिर अन्य छोटे कोर्ट जो होते हैं, उनका नियंत्रण किसके पास होता है। तो बेसिकली जो है, ये जो न्यायालय जो है, ये एक सीढ़ी नुमा संरचना है, मान ली। सबसे पहले हम किसे रखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को रखेंगे। उसके नीचे हमारे जो आएंगे वो आएंगे उच्च न्यायालय, और उनके नीचे आएंगे हमारे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका। अगर उच्च न्यायालय की प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए या नियंत्रण की बात की जाए, तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। और जो जिला न्यायालय है, उनकी जो प्रशासनिक नियंत्रण है, उसको करेगा कौन, उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन आएंगे, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायपालिका। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता उच्च न्यायालय के बारे में कि उसका नियंत्रण किसके पास होगा, तो उसका आंसर होता हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिला न्यायालयों के को भी नियंत्रण क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें हैं, ये उच्च न्यायालय को सौंप दी गई है, हाई कोर्ट को सौंप दी गई है। ये रोजमर्रा की चीजें में जो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, वो उतना इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है, भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार अ, सड़क जल और सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरत की, उन चीज़ों का ध्यान रखती है, उन चीज़ों पे नियंत्रण रखती है। ये न्यायिक चीज़ों से थोड़ा हटके होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार अवगमन के नियंत्रण और उसके निपटान पर बेसिल कन्वेंशन कब अपनाया गया था। तो बेसिल कन्वेंशन क्या है, मैं बताता हूँ। ये जो अपनाया गया था हमारा 1989 में, यानी 1989 में, ठीक है। कहाँ अपनाया गया था, स्विट्जरलैंड के बेसिल शहर में 22 मार्च को सभी देशों ने अपनाया था। ये बेसिल कन्वेंशन क्या है, स्विट्जरलैंड का जो बेसिल शहर है, वहाँ पे सभी देशों ने एक मीटिंग की, जिसमें ये बताया गया कि जो 1890 का समय था, वहाँ पर जो विकसित देश थे, या फिर 1890 के समय में जो विकसित देश थे, वो अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है या खतरनाक अपशिष्ट कचरा जो है, जैसे कि कंप्यूटर बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो जिसकी वजह से लोगों को, जीव को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे कचरे जो हैं वो गरीब देशों में चुपके से डंप कर देते थे, यानी चुपके से मतलब फेंक के आ जाते थे, या फिर किसी तरह से वहां पहुंचा देते थे। तो ये उन गरीब देशों के लिए बहुत ही क्या कहना चाहिए, प्रॉब्लम बन गई, समस्या का कारण बन गया एक। तो इस पर एक नियम लाया गया, जिसे क्या कहते हैं हम, बेसिल कन्वेंशन। इसमें ये बोला गया कि जो
अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निपटारा वो स्वयं करेंगे, किसी दूसरे देश पर उनके बिना इजाज़त के ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 1989। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कुंडारा उद्घोषणा किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? कुंडारा उद्घोषणा किस स्वतंत्रता सेना से संबंधित है? वाजिर अली खान, वेलु तम्पू, या फिर कट्टा बोम्मन नायक, या फिर गजपति राजू? ठीक है, तो ये जो कुंडारा उद्घोषणा जो थी वो है वेलुथम्पी दलवा से संबंधित। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये केरल के थे। केरल में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारी टैक्स और वो जो दमनकारी नीति थी वो अत्यधिक मतलब बढ़ा दी, ये अत्याचार जो था वो बढ़ा दिया था। तो जो केरल के त्रावणकोर के जो दीवान थे वेलुथम्पी दलवा, तो इन्होंने जो कुंडारा नामक का एक क्षेत्र है, कुंडारा में अपना एक घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारी बातें बोली, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने को कहा। तो ये जो घोषणा की थी वेलुथम्पू ने की थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2025 में NH06 पर ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किन दो राज्यों को जोड़ने हेतु स्वीकृत किया गया है? ठीक है, तो ये जो 30 अप्रैल 2025 में मंत्रिमंडल ने NH06 ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर जो था वो मेघालय और असम दो राज्यों को जोड़ने के हेतु स्वीकृत किया गया है। ठीक है, जो गुवाहाटी और सिलीचर की जो दूरी है, जो समय लगता था वो बहुत कम हो जाएगा ये हाईवे बनने से। ये 4 लेन होगा। ठीक है, और ये बहुत ही मेन शहरों को जोड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? एस ए आर या सोनार, या फिर लाइडर, या फिर एको साउंडर? ठीक है, तो ये जो एस ए आर जो होता है वो होता है हमारा सिंथेटिक आर्चर रडार, जो कि आसमान में उड़ने वाले जहाज़ों पर लगा होता है। ठीक है, आसमान में उड़ने वाले जो फाइटर जेट्स होते हैं, प्लेन होते हैं, या सैटेलाइट्स होते हैं, उनमें लगा होता है। तो ये जो है पृथ्वी की जो अगर धुंध है या कोहरा है, फिर भी पृथ्वी में जो सतह है, ज़मीन है, जगह है, उनकी बहुत ही परफेक्ट फ़ोटो खींच सकता है, इमेज खींच सकता है। उसके बाद ये लाइडर जो है ये होता है हमारा लाइट डिटेक्शन एंड ट्रेसिंग। ये जो है लेज़र लाइट पे, मतलब लेज़र लाइट के थ्रू वस्तुओं का पता लगाता है, या फिर वस्तुओं की स्कैनिंग करता है। ठीक है, जो 3D मैप्स आप देखते हैं ऑनलाइन, वो इसी मतलब इसी जो तकनीक है या फिर टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है एको साउंडर। एको साउंडर जो होता है ये समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। ये भी ध्वनि पे ही काम करता है, ध्वनि तरंगों के ही माध्यम से काम करता है। बट ये जो है वस्तुओं का पता नहीं लगाता है, समुद्र की गहराई को नापता है। ये जो सोनार है, ठीक है, सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग सिस्टम। तो ये जो है वस्तुओं का पता लगाता है समुद्र में। किस तरह से? यह अपने से ध्वनि तरंग भेजता है, वस्तु वो ध्वनि तरंग वस्तु, मछली, या फिर मछलियों के झुंड जो होते हैं, या फिर डूबे हुए जहाज या पनडुब्बी से टकरा के फिर से अपने वापस आती है, जिससे वो सिस्टम में पता चलता है कि वहाँ कोई वस्तु कितनी दिशा में, सॉरी कितनी दूरी में, कि किस दिशा में है। ठीक है, तो ये जो सोनार सिस्टम है वो वस्तुओं का पता लगाता है समुद्र में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये ऑप्शन ये अम्ल की विशेषता है। ठीक है, स्वाद खट्टा होता है, ये भी एक अम्ल की विशेषता है।
क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये भी एक अम्ल की विशेषता है। इसके बाद ऑप्शन हमारे पास बच जाता है सी, जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं यानी हाइड्रोक्साइड। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये जो है अम्ल की विशेषता नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही हो जाएगा, या कि अम्ल की विशेषता बोल रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अम्ल की जो है, अम्ल जो है जल के साथ किस आयन का उत्सर्जन करता है या उत्पन्न करता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। जल के साथ हाइड्रोजन देता है। OH यानी हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार के साथ देता है जल। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपको सबको लगता होगा केरल होगा इसका आंसर, बट इसका आंसर केरल केरल नहीं, मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम जो है वो PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, PLF रिपोर्ट मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2025 में मतलब मई के आसपास पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला जो है पहला राज्य बन गया, जिसकी साक्षरता दर कितनी है, उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ, इसकी साक्षरता दर है 98.2%। ठीक है, केरल की कितनी है, 95.3%। ठीक है, तो मिजोरम जो है पहला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश की उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी परसेंटेज निकली है, तो मैं बताऊं इसका हिमाचल प्रदेश का 99.3 है, बट मिजोरम पहले बना, इसलिए मिजोरम जो है पहला राज्य बना है। 99.3 हिमाचल प्रदेश की बाद में आई है मिजोरम के राज्य के साक्षरता पूर्ण मतलब पूर्ण साक्षरता हासिल करने के बाद हिमाचल ने ये साक्षरता हासिल की है। ठीक है, सिक्किम का भी 99.8% है। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 95% के ऊपर अगर किसी का लिटरेसी रेट है तो वो पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कहलाता है। ठीक है, माना जाता है उसे। तो इसका जो आंसर मैंने आपको बताया वो है मिजोरम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? पार्थियन जो थे, जिन्हें हम पल्लव के नाम से जानते हैं भारत में, ठीक है, भारतीय इतिहास में पल्लव के नाम से जानते हैं, जो अभी का पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे इन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य हासिल कर लिया था। कब? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जो थे ये थे ईरान के, ऑप्शन सी ईरान के थे ये। ईरान के जो मतलब बहुत ही बहादुर कबीले से थे ये लोग, और इन्होंने अपने पाकिस्तान वाले एरिया में थे, उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये पार्थियनों की उत्पत्ति जो है वो ईरान से हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या है? तो विनिवेश शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनिवेश शब्द को इंग्लिश में कहते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? ये इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का उल्टा है। यानी एक तरह से देखिए कि सरकार जब किसी कंपनी पर पैसा लगाती है तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, लेकिन जब सरकार किसी कंपनी को में अपनी जो हिस्सेदारी है उसे निजी कंपनी या मतलब देश के लोगों के लिए एक तरह से कहना चाहिए देश के लोगों के लिए खोल देती है एक रास्ता, कि वो इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर उसकी बिक्री कर सकते हैं, तो वो जो कहलाता है वो विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ऐसा कब होता है? जब सरकार के पास पैसे नहीं होते किसी कंपनी को, घाटे वाली कंपनी को चलाने के लिए, तब वो जो है उसे प्राइवेट हाथों क्या कहना चाहिए कंपनियों के लिए छोड़ दिया जाता है।
ठीक है, जैसे कि 1991 में जो हमारा एलपीजी वो जो पॉलिसी थी, नीति जो थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें जो है ये वाली जो नीति थी, इसका बहुत उपयोग किया गया, ठीक है, बहुत पैमाने पे उपयोग किया गया। कई कंपनियों को प्राइवेट किया गया, उसके जो शेयर्स हैं वो आम आदमियों के लिए भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर्स की बिक्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें बोला गया है नीचे दिए गए समूह में से हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है। हाइड्रोजन हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है, बहुत हल्का तत्व है, और ये जो है फर्स्ट ग्रुप में ही है, तो समूह एक में, ठीक है। हमारा ये जो 20 क्वेश्चंस थे ये हो चुके हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, ताकि हम ऐसे अगले वीडियो हम लाते रहें। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और मैं ये सारी चीज़ें पहले खुद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अ, इस वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ या फिर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट आगे भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगले वीडियो के लिए भी बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।